सुप्रभात बच्चों। आज मैं आपको संस्कृति है क्या नामक पाठ पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। तो इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि संस्कृति और सभ्यता के अंदर क्या अंतर है। तो ये अंतर दोनों ही बहुत ही सूक्ष्म है, वे एक दूसरे के पूरक हैं, पर क्या है, संस्कृति जो है वो ज़्यादा महीन चीज़ है। तो इस पाठ में हम क्या पढ़ेंगे कि संस्कृति और सभ्यता में जो अंतर है, हम किस तरह किस लक्षणों से हम यह पता कर सकें कि संस्कृति क्या है और सभ्यता क्या है। यद्यपि दोनों में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, दोनों में अंतर ना के बराबर है, मगर फिर भी क्या अंतर है वही हम पढ़ेंगे। ठीक है। जिस प्रकार देखो, संस्कृति जो हम कहते हैं, वो जो है संस्कृति जो है हमारे अंदर व्याप्त रहती है। ठीक है। संस्कृति जो है वह हमारे अंदर व्याप्त रहती है, वह हमें पूर्वजों से मिलता है, और ये क्या करते हैं हम, जनरेशन टू जनरेशन यह संस्कृति जो है वह चलती रहती है। और सभ्यता जो है वह गुण है। तो सभ्यता ये स्थूल वस्तु होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल घर बनाना, मोटर, सड़क, हवाई जहाज, ये सब सभ्यता है। पर संस्कृति क्या है, मतलब किस प्रकार हम इसको सजाते हैं। जैसे घर है, घर बनाना सभ्यता है, मगर उसे हम किस प्रकार से उसको हम सजाएंगे वह संस्कृति होती है। ठीक है। अब जिस प्रकार पोशाक पहनना यह सभ्यता है, पर हम उसे किस प्रकार से हम लोगों के सामने पेश आएंगे। जैसे कि सपोज़ कि मैंने बहुत सुंदर पोशाक पहना है, एकदम ठाट बाट से, या कोई एक व्यक्ति, मगर क्या है वो दूसरों के साथ ढंग से पेश नहीं आता, तो वो क्या है, उसे हम सुसभ्य नहीं कहेंगे। तो संस्कृति क्या है, वह हमारे अंदर व्याप्त है, और सभ्यता जो है वह स्थूल होती है, वह हमें क्या है, आसपास के वातावरण के हिसाब से क्या है हम चलते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा, अब देखो संस्कृति क्या होती है। संस्कृति का कभी अंत नहीं होता। संस्कृति क्या है, हम जनरेशन टू जनरेशन ये चलता है। हम क्या करते हैं, हम पूर्वजों से हम सीखते हैं, और यही क्या है, हम आगे जो है हमारे अगला जो जनरेशन है उन्हें हम क्या करते हैं, उन्हें हम सिखाते हैं। पर सभ्यता का पतन हो सकता है। ठीक है। सभ्यता जो है वह स्थूल होती है, इसी कारण क्या है, इसका अंत हो सकता है। आशा करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। तो क्या है, देखो अब और एक उदाहरण लेखक ने जो है फूल से दिया। जिस प्रकार फूल जो है वह संस्कृति है, मतलब फूल में क्या है, खुशबू क्या है उसमें रहती है, जो हम देख नहीं सकते। तो उसी प्रकार जिस प्रकार फूलों में खुशबू होती है, दूध में मलाई होती है, उसे हम देख नहीं सकते पर उसमें व्याप्त होती है, उसी प्रकार संस्कृति में क्या है, सभ्यता मिली जुली होती है, जो हमें नज़र नहीं आती है। तो इसीलिए संस्कृति और सभ्यता क्या है, एक दूसरे के पूरक हैं। आशा करती हूँ पाठ का जो सारांश है मैंने शॉर्ट में समझाया, बाकी जो मैं आपको डिटेल्स में पढ़ाऊँगी। अभी आप लोग पृष्ठ संख्या जो है 45 को लिएगा, जहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे, लेखक का जीवन परिचय पढ़ेंगे। तो रामधारी सिंह दिनकर जी, उनका जन्म सन 1908 में हुआ था। 23 सितंबर 1908 में इनका जन्म हुआ था, और मृत्यु हुआ था 24 अप्रैल 1974 में, 1974 में दिनकर जी का देहांत हुआ था। तो वे राष्ट्र कवि के रूप से जाने जाते हैं। तो हिंदी के प्रमुख लेखक, कवि व वे बहुत बड़े निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ जो है वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हुए हैं। तो वीर रस के कवि के रूप में कौन स्थापित हुए हैं, यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, बिहार का जो बेगूसराय नामक स्थान है, तो बेगूसराय में आप लोग अंडरलाइन करोगे किताब में। तो उनका जन्म जो है बिहार प्रांत के बेगूसराय जिला है, वहाँ पर सिमरिया घाट उनकी जन्मस्थली है। तो बेगूसराय जिला में जो सिमरिया घाट है वहाँ पर उनका जन्म हुआ है। उन्होंने इतिहास, दर्शन शास्त्र और राजनीति विज्ञान की पढ़ाई
पटना विश्वविद्यालय से की। तो उन्होंने जो एजुकेशन लिया है, पढ़ाई जो है उन्होंने कहाँ से की है, पटना विश्वविद्यालय से की है। और उन्होंने देखो इसके अलावा हिंदी के तो वे महान लेखक हैं ही, इसके अलावा उन्होंने बंगला, अंग्रेज़ी और उर्दू का भी उन्होंने अध्ययन किया है, गहन अध्ययन किया है। दिनकर जी देखो स्वतंत्रता पूर्व, तो स्वतंत्रता के पहले वे एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए थे। तो वे किस कवि के रूप में स्थापित हुए थे, विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए थे। और स्वतंत्रता के बाद, स्वतंत्रता के पहले वे विद्रोही कवि थे और स्वतंत्रता के बाद वे राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। ठीक है, तो वे राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर, छायावादी युग जो है, जहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी जो हैं, वे छायावादी युग के प्रमुख लेखक के रूप में जाने जाते हैं। तो छायावाद का जो युग है उसके बाद के कवि हैं दिनकर जी। तो छायावादोत्तर युग के कवियों के पहले कवि पीढ़ी के कवि थे, सर्वश्रेष्ठ कवि थे। ठीक है, दिनकर जी। एक और उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन्हीं दो प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र, तो उनकी जो प्रमुख रचना है कुरुक्षेत्र, उसको अंडरलाइन करोगे, कुरुक्षेत्र और उर्वशी। ठीक है, कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक जो कृतियां हैं वह उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। तो यहाँ पर उर्वशी के लिए उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। तो आपकी किताब में देखना कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक जो कृतियां हैं उसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जबकि कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 74वां स्थान दिया गया है। तो कुरुक्षेत्र को उनको 74वां स्थान दिया गया है, स्थान मिला है उन्हें कुरुक्षेत्र के लिए। विश्व में जो 100 रचनाएं हैं उनमें से एक रचना क्या है, कुरुक्षेत्र है। और उर्वशी के लिए क्या है, उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो MCQ के लिए इस प्रकार के शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे, इन्हें आप अच्छे से पढ़ लोगे। अब जो है उनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं, उनकी प्रमुख कृतियाँ जो हैं, एक है कुरुक्षेत्र, रशिमरथी, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, चक्रव्यूह, आत्मजयी, वाजश्रवा के बहाने। तो इसमें से देखो जो प्रमुख कृतियां हैं, इनमें से आप लोग कुरुक्षेत्र, उर्वशी, हुंकार, संस्कृति के 4 अध्याय, परशुराम की प्रतीक्षा, इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए। तो अगर आता है कि उनकी प्रमुख कृतियां कौन कौन सी हैं, इनमें से कोई भी 4 आप लिखोगे, पर उर्वशी जो है, उर्वशी, कुरुक्षेत्र, परशुराम की प्रतीक्षा अवश्य लिखना, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा आप लिख सकते हैं हुंकार या संस्कृति के 4 अध्याय। तो आशा करती हूँ आपको जो जीवन परिचय से मैंने समझाया है वो समझ में आया होगा। अगले पाठ में मैं आपको पाठ आरंभ करूँगी, संस्कृति है क्या। धन्यवाद।